गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10वीं के दूसरे चैप्टर बूढ़ी काकी का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है प्रेमचंद ने। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1936 ईस्वी सन में हुआ था। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतीक्षा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान और मंगलसूत्र जो उनका अपूर्ण उपन्यास है। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रहित है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। यहाँ जो लेखक है वह कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें जो है वो बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग जो है वह कमजोर हो जाते हैं और बच्चों की तरह उन्हें भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की कोई परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर हम ध्यान नहीं देते, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसीलिए कहते हैं कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में भी जीभ के स्वाद के सिवा न कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उनकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्गवासी धारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुधिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल पुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। सब्ज बाग यानी कि काम निकलवाने के लिए पहले बड़ी बड़ी आशाएं दिखाना। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी की जो संपत्ति थी उनकी वार्षिक आय 200 से कम न थी, लेकिन फिर भी बूढ़ी काकी को जो है पेट भर भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। लड़कों का वृद्धों से स्वाभाविक ही विद्वेष होता है और फिर माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। अब बच्चे जो है उनके और बूढ़ों के बीच जो है वो पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है और हर बात को अपनी
इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है, इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इसी अर्थ में कहा है कि लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता है, और अगर फिर बच्चे जो है अपने माता पिता को ऐसे देखते हैं तो वो जो है वह ज़्यादा ही उनका विरोध करते हैं। बच्चे जो है कभी बूढ़ी काकी को चुटकी काट कर भागता या फिर कोई उन पर कुल्ली कर देता, और इसी तरह बच्चे जो है वह बूढ़ी काकी को परेशान किया करते थे। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतः वह उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। यानी कि बच्चों के परेशान करने पर अगर काकी जो है वह रोने लगती तो सभी लोगों को यही लगता था कि काकी को जब भोजन नहीं मिलता है तभी वह रोती है, इसलिए इसकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुधिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, जो यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थ अनुकूलता ने इन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। बुद्धिराम के परिवार में अगर किसी को भी बुद्धि काकी से लगाव था तो वो थी उनकी छोटी बेटी लाडली, जो बूढ़ी काकी की कोठरी को अपना सुरक्षा घर समझती थी। वह वहां आकर अपने भाइयों से बचकर वहाँ सुरक्षा से मिठाई या अपना चबेना खा सकती थी, और हाँ कुछ जो है उनमें से उन्हें बूढ़ी काकी को देना पड़ता था, लेकिन अपने भाइयों के अन्याय की तुलना में वह बहुत कम था। इसलिए इन दोनों में जो है वह एक सहानुभूति का रिश्ता जो है, लगाव जो है वो हो गया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। रात का समय था और बुद्धिराम के घर में शहनाइयाँ बज रही थी और बच्चे जो है वो आश्चर्य भरे नेत्रों से देख रहे थे और जो गाना बज रहा था उनका आनंद ले रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। आज जो बुद्धिराम का बड़ा लड़का है मुखराम, उनका तिलक आया है और इसी उत्सव में घर में जो स्त्रियां है वह गीत गा रही थी और रूपा जो है बुद्धिराम की पत्नी, वो मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। कड़ाह पर भट्टियों पर कड़ाह चढ़ गए थे, किसी में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी तो एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी और मसालों की सुगंध भी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी, यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। बूढ़ी काकी जो है, जिनकी स्वादेंद्रिया ही तेज है, वह यह सुगंध बहुत बेचैन कर रही थी। वह मन ही मन में सोच रही थी कि काफ़ी देर हो गई है, लेकिन उन्हें खाने के लिए कोई नहीं लाया, उनके लिए खाना कोई नहीं लाया। लगता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यही बात को सोचकर उन्हें बहुत रोना आया, लेकिन अपशकुन के डर से वह रो नहीं पा रही। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़िया की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी
और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती हुई कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल उठी। क्रोध न रोका। जिस प्रकार मेंढक केंचुओं पर झपटता है, उसी प्रकार जब बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भार? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पतले पड़ गई है, मेहमान खाने लगे हैं। रूपा जो है वह सारा कार्यभार अकेले ही संभाल रही थी और इसी वजह से वो काफ़ी परेशान थी। और उसी वक्त उन्होंने जो है बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास देखा तो उनका गुस्सा जो है वह सारा बूढ़ी काकी पर जो है निकल जाता है और बूढ़ी काकी जो है वह सन्न हो जाती है। उन्हें भी काफ़ी दुख होता है, लेकिन वह जो है वह इस बात का रूपा की झिड़की या उसके क्रोध का बुरा नहीं मानती, लेकिन उन्हें इस बात का बुरा लगता है कि वह कैसे यहाँ कैसे चली आई और फिर कुछ बोले बिना चुपचाप ही अपनी रेंगती रेंगती अपनी कोठरी में चली जाती है।